रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है। फिर उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जाएंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसका देखेंगे कि हमारे पास फोर्स जो है वो क्या चीज़ होती है और उसका हमारे पास क्या रिव्यू है। सेम इसी तरह हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर भी थोड़ा स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है। 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन जो है मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि वेलोसिटी को अगर हम चेंज करेंगे तो देन हमारे पास एक नई चीज़ बन जाएगी और उस नई चीज़ का नाम हम रखते हैं एक्सेलरेशन और इसको डिनोट करते हैं ए से। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। कहता है इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट होती है ms-2। सेम इसी तरह कहता है अगर इसकी डायमेंशन फाइंड करनी हो तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी डायमेंशन होती है LT-2। कैसे फाइंड की है तो आपको अच्छी तरह पता है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1 और टाइम की डायमेंशन होती है T-1। तो देन हमारे पास जो है एक्सेलरेशन की बन गई LT-2। ये इसकी डायमेंशन बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो टर्म है या टर्मिनोलॉजी है कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास हमने कहा ये ऊपर एरो हमें शो कर रहा है ऑलरेडी, तो हम कहते हैं जो एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, ए इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो फिर उसकी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो हम कैसे उसकी डायरेक्शन को फिर देखेंगे। सही हो गया। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, कोई बॉडी अगर हमारे पास जो है वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v के साथ, तो देन इसका एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल टू दी वेलोसिटी होगा या परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी होगा, या वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा या डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा। तो उसको हमने देखना है। ठीक होगा। तो एक चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि जब भी बॉडी हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी और उसकी वेलोसिटी अगर हमारे पास इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वेलोसिटी हमारे पास किस में, इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन, तो देन हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और सेम अगर हमारे पास जो है कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, बट उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीजिंग है, तो देन हमारे पास ए जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल गया। अगर हमारे पास कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसमें मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, तो देन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है ना कि बॉडी मूव है ना सर्कुल, ठीक है, पाथ, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपके माइंड में फिर ये क्वेश्चन होगा। तो याद रखना है जब भी बॉडी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करेगी उसकी जो हमारे पास जो है वेलोसिटी, ठीक है, अगर देखें तो वो डायरेक्शन के लिहाज से चेंज हो रही है। किसके लिहाज से, ठीक है, डायरेक्शन के लिहाज से हमारे पास उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट ये माइंड में आपने ज़रूर डालना है कि, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो उसका एक्सेलरेशन वहाँ पे हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, वो लीनियर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो रोटेशनल एक्सेलरेशन मीन एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है ड्यू टू द मोशन, ठीक है, या ड्यू टू द चेंज ऑफ एंगल, या वहाँ पे आपके पास एक और एक्सेलरेशन होता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप कहते हैं, और उसको बारे में भी आप पढ़ेंगे। उसका फार्मूला होता है AC = V² / R।
तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये वाला एक्सेलरेशन तो नहीं होगा यहाँ पे लीनियर, तो वहाँ पे कोई और टाइप का एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम उसको एंगुलर की फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पे अल्फ़ा होगा, वो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी के बराबर होगा, वो एंगुलर फॉर्म में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो देन उस बॉडी के पास, ठीक है, उसका लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। उसकी रीज़न ये है कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही होती है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो है हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर चेंज होती रहती है तो वो हमारे पास क्या है, डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी अगर चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। और आपको यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने बताई थी वेलोसिटी वाले टॉपिक के अंदर कि हमारे पास जो है ये वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है, ठीक है, वेलोसिटी का और टाइम का जो स्लोप होता है, एक्चुअली वेलोसिटी और टाइम का स्लोप वो भी एक्सेलरेशन ही होता है, उसको भी एक्सेलरेशन ही कहते हैं। ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। और ये भी एमसीक्यूज़ टाइप में ये पूछा जाता है एमटीकैट में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम, ठीक है, जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो किसके बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा इसका, वो टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। व्हाट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहता है व्हाट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन के अंदर हम कहते हैं कि ऐसा ग्राफ है या इस तरह का ग्राफ है जो कि हमारे पास क्या करता है, एक्सप्लेन करता है वेलोसिटी और टाइम की वेरिएशंस को, वेलोसिटी और टाइम की वेरिएशंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है, प्लॉटिंग कर रहा होता है वेलोसिटी और टाइम की, हमें बता रहा होता है कि वेलोसिटी टाइम के लिहाज से कैसे चेंज हो रही है, क्या वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है या वो रेगुलरली चेंज हो रही है, क्या वो डिपेंडेबल है किसी के ऊपर या वो इंडिपेंडेबल है। यहाँ हमारे पास जो है वो वेलोसिटी जो है उसकी जो वेरिएशंस आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास है डिस्प्ले के तौर पे कैसे नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया ग्राफ, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एज अ प्लॉटिंग या डिस्प्ले होता है अमंग टू, ठीक है, या अमंग बिटवीन टू डिपेंडेंट वेरिएबल। दो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमारे पास, ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो क्या होता है, एक ग्राफिकल डिस्प्ले जो होता है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास ग्राफ है। और अगर हम इस ग्राफ की बात करें, जिस ग्राफ के अंदर, ठीक है, क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम को वो एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो इसलिए इसका नाम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ रख देंगे। हमारे पास जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो होता है, एक्चुअली अगर हम देखें उसको तो हम उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा हमारे पास उसका ये होता है कि हमारे पास कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो देन उसका ग्राफ क्या होगा। अगर हमारे पास कोई बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसका हमारे पास ग्राफ क्या होगा। और हमारे पास अगर कोई बॉडी जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो देन उसका ग्राफ किस तरह का होगा, हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं। और फिर आगे हम देखेंगे भी एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो किसके इक्वल आता है, ठीक है। और इसी चीज़ के ऊपर हम जाने लगे हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कि जब भी हम किसी चीज़ को, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो देन हमारे पास क्या है, उसके एक्सेस चाहिए होते हैं कि ये एक्सेस हमारे पास उसके ये इन्फॉर्मेशंस दे रहे होते हैं सारी इसकी। अगर हम देखें, हम वेलोसिटी और टाइम की बात करते हैं तो हमें इसमें देखेंगे कि दो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो देखें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और याद रखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम उठाएंगे और वो वाई एक्सेस पे आके रख देंगे। ये दो बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। तीसरी बात, हमने कहा कि एक्स एक्सेस पे हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है, और वाई एक्सेस पे हमने क्या कहा, हमारे पास वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब टाइम एक्स एक्सेस पे और वेलोसिटी हमारी किस पे चली जाएगी, वाई एक्सेस के ऊपर चली जाएगी। और जैसे ही हम वेलोसिटी को वाई एक्सेस और टाइम को एक्स एक्सेस पे, ठीक है, प्लॉट कर लेंगे, देखेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहली पोजीशन के कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, व्हाट इज ए, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी।
तो सबसे पहले कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर अगर मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है, मींस चेंज इन वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, मींस वो इनिशियली अगर 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो आगे फाइनल तक भी जो जाती है तो देन उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी रहती है, 5 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। तो देन इसका मतलब हमारे माइंड में या हमारे पास ये वाज़े हो जाएगा कि इस वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो ज़ीरो है, और जिस वेलोसिटी के अंदर चेंज ज़ीरो होगी इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ये v है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो देन एक्सेलरेशन हमें बताता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा टी, और जब डेल्टा v ओवर डेल्टा टी देखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है मींस उसकी जो वेरिएशन है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट रहेगी तो देन इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आएगी। जब चेंज नहीं आएगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, हमारे पास टाइम के लिहाज से। और इसका ये जो एरिया आपके पास अंदर आ जाता है, एरिया अंडर द ग्राफ जो बनता है, ये रेक्टेंगुलर जो पाथ बनता है, एक्चुअली ये एरिया अंडर द ग्राफ या ये रेक्टेंगुलर पाथ इसके अंदर बनता है, ये अपने माइंड में आपने रखना है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी होता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय बॉडी, बाय बॉडी, और ये डिस्टेंस कवर बाय बॉडी होता है। एक्चुअली ये हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो हमने इसकी लेंथ को कहा हुआ है टी, इसकी हाइट को कहा हुआ है वी, मीन एस इज़ इक्वल टू वी इंटू या वी क्रॉस टी, कि एस को अगर मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस, ठीक है, वो बराबर आ रहा है वेलोसिटी इंटू टाइम के। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वी ग्राफ का एरिया होगा वो हमेशा हमें डिस्टेंस देगा। किसका डिस्टेंस देगा, उस बॉडी का जो बॉडी मूव कर रही है उससे पाथ के ऊपर उसके अंदर। क्लियर हो गया। दूसरी, अगर यही हमारे पास जो है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव करती है किसके साथ, ठीक है, यूनिफॉर्म, कोई दूसरे लफ्ज़ों में कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको, यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और तीसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो देन उसका हमारे पास जो ग्राफ जो होगा वो इस तरह का होगा, और उस ग्राफ की हमारे पास जो वेरिएशंस होगी वो आपने देख ली। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, किसके साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम एक्चुअली कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट हमारा इसके आगे जाते हैं कि हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ गया है वो पॉइंट क्या आ गया, वो पॉइंट है जी कि अब कोई बॉडी मूव कर रही है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो हमारे पास मूवमेंट है, ठीक है, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट में उसके अंदर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, मीन एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या है, या तो कांस्टेंट है या फिर क्या है, आर यूनिफॉर्म है। अगर ये कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तो देन इन दोनों सूरतों के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन का, फिर हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो ये होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर या ये इक्वल वेलोसिटी ओवर इक्वल टाइम, ठीक है, कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा कि टोटल वेलोसिटी जो होगी ओवर टोटल टाइम, या आप कह सकते हैं इफ़ इक्वल वेलोसिटी चेंज अकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हमारे पास जो वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर चेंज होती रहे, तो देन हमारे पास इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हमारे पास जो है वो शो करेगा कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ दी
ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगी, और अगर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो देन उसके लिए फिर हमारे पास जो है एक नया स्टेट फार्मूला बनेगा, और उसमें हम ये कह सकते हैं कार मूविंग अलोंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। और अगर उस तरह की हमारे पास जो बॉडी होगी तो अब इसमें देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने कहा था कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास हमेशा क्या होगा, टाइम होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी होगी। ठीक होगा। अब हमने कहा वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे। ठीक हो गया। और हमारे पास जो टाइम है वो इक्वल इंटरवल है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर इंटरवल्स की वैल्यू को हम वेरी कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम ठीक है यहाँ से इसको चेंज करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास जो है एक लिमिट के ऊपर, ठीक है, या एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास टाइम मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन देखें उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं की। हर इंटरवल के ऊपर वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू क्या रही है, कांस्टेंट रही है। इसके अंदर कोई भी वेरिएशन किसी किस्म की नहीं आई। मींस कहने का मतलब ये हो गया कि बॉडी मूव्स कर रही है स्ट्रेट पाथ के ऊपर अंडर, ठीक है, दी, अगर हम देखें तो एक्शन ऑफ फोर्स या अंडर मोशन, अगर हम इसको देखना चाहें तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और वो 5 किलोमीटर का फासला 5, ठीक है, सेकंड में 10 किलोमीटर का फासला 10 सेकंड में, 15 किलोमीटर का फासला 15 सेकंड में, अगर इस तरह वो चेंज करते हुए मूव करती है इक्वल इंटरवल और इक्वल टाइम के अंदर, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो वेलोसिटी को अपनी को चेंज कर रही होती है, तो देन इस तरह की हमारे पास जो, ठीक है, ग्राफ बनती है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम कहते हैं क्या है कि ये हमारे पास, ठीक है, इसमें के हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है एरिया ऑफ, ये देखें अगर तो हमारे पास कौन सी शेप बन रही है इसकी लाइन के अंडर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी इंटू टी। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होगी कि इसके साथ इक्वल वेलोसिटी एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो देन उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। ये ध्यान में आपने रखना है। और दूसरी चीज़, इसी को अगर हम इन एवरेज फॉर्म देखें, किस में देखें, एवरेज की फॉर्म में देखें, तो हमें पता है एवरेज का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, पहले इनिशियली 0 थी, फिर v हो गई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो इसको भी अगर देखेंगे तो 1/2 इंटू, ठीक है, v और t। तो ये भी वही फार्मूला बन जाएगा आपके पास डिस्टेंस का, जो फार्मूला आपके पास ग्राफ की मदद से आपने क्या किया है, फाइंड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो हमारे पास था कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई बॉडी मूव कर रही है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, अगर एक्सेलरेशन जो है हर इंस्टेंटेनियस, हर पॉइंट के ऊपर, हर टाइम के ऊपर क्या हो जाए, चेंज होना शुरू हो जाए, और हमारे पास जो टाइम है वो इनफिनाइट हो जाए, तो याद रखना है कि देन उस वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी जो है वो ठीक है, ये ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसका टाइम इनफिनाइट हो जाए, ठीक है, तो देन उसका एक्सेलरेशन हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर उसका टाइम ज़ीरो हो जाए तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा इनफिनाइट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कि हमारे पास अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, क्या हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, तो कहता है अगर हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो फिर देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा और उसको हम कैसे देखेंगे। तो हमारे पास ये देखें, ये आ गया हमारे पास टाइम, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी,
अब देखें वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि कभी हमारे पास टाइम इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करेगा लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी, कभी हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, टाइम इंक्रीज़ नहीं करेगा, कभी हमारे पास, तो इसका मतलब इस तरह का हमारे पास कोई एक ग्राफ बनेगा, इर्रेगुलर ग्राफ इसको कह सकते हैं, या वेरिएशनल ग्राफ, या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये रेगुलरली नहीं होगा, इसके अंदर जो चेंज आएगी वो इंस्टेंटेनियस आएगी। और जब इस तरह की हमारे पास जो ग्राफ की जो शेप बनेगी तो देन इस तरह का जो ग्राफ होगा इसको हम कहते हैं दैट इज़ अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। और ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास जो है क्या हो, टाइम इनफिनाइट हो जाए, ठीक है, ये टाइम क्या हो जाए, इनफिनाइट हो जाए, मैक्सिमम टाइम के लिए देखना चाहें तो देन एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और यही अगर हम इस ठीक है देखना चाहें वेलोसिटी को, ठीक है, किसके ऊपर, ज़ीरो टाइम के ऊपर, कि टाइम रुक गया है, तो दैन हमारे पास उसका एक्सेलरेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, उसके एक्सेलरेशन को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास एक नई एक एक्सप्लेनेशन आ गई है कि वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ टाइम का चेंज होना भी हमारे पास ज़रूरी है। अगर टाइम का चेंज होना इतना ज़्यादा हो जाए कि वो इनफिनाइट हो जाए तो दैन एक्सेलरेशन तब भी ज़ीरो हो जाएगा। और आपको अच्छी तरह पता है ठीक है, एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो जाएगा तो बॉडी ने रेस्ट तस्वर की जाती है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चली जाती है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि हमारी एक लाइफ टाइम जो है देखें कि हमारा जो है एक जो ठीक है सिस्टम है, जो यूनिवर्स है, उसका टाइम इनफिनाइट है, और इनफिनाइट टाइम के अंदर देखेंगे तो देन हमारे पास उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। अगर उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो उसकी यूनिफॉर्म मीन पूरी दुनिया में कांस्टेंट नज़र आ रही है, एक्चुअली वो कांस्टेंट है नहीं है, वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके बावजूद भी, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ज़ीरो। और अगर हमारा टाइम रुक जाए तो दैन हमारा एक्सेलरेशन इनडिफाइंड मीन्स कि हम बहुत लामतनाई आगे निकल जाएंगे, और जितना हम आगे निकल जाएंगे इसका मतलब हम पास्ट को नहीं देख सकेंगे, फ्यूचर में निकल जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको वेरिएशंस को आगे फिर जाके रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती है, जिनको आगे हम देखेंगे भी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन वो, ठीक है, एक है एस इज इक्वल टू वी टी, एक है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एक है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। याद रखना ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने लिखी हुई आ रही है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली फॉर यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए है, ये ओनली फॉर उन बॉडीज़ के लिए है ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अगर ये आप किसी और, ठीक है, फोर्स के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो देन ये वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो हम फिर कहते हैं न्यूटन्स के लॉ फेल हो गए हैं, न्यूटन्स की इक्वेशन फेल हो गई है। एक्चुअली न्यूटन ने एक लिमिटेशन के अंदर, न्यूटन ने एक लिमिट के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को अप्लाई किया और उसके ऊपर एप्लीकेशन को लेके गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमें जो इक्वेशन नज़र आ रही हैं ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन मोशंस के अंदर हमारे पास यूनिफॉर्म मूविंग बॉडीज़ के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। और आपको ये भी पता है कि जब भी हम किसी बॉडी को मूव करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर, वो इंटरवल के अंदर डिस्टेंस कवर करती है, और जब डिस्टेंस कवर करती है तो डिस्टेंस को फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उन डिफरेंट मेथड्स को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखना है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक हो गया, कि लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन इन्हीं का नाम इसलिए है कि ये एंगुलर फॉर्म के ऊपर या हमारे पास जो है सर्कुलर फॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, ये एक और चीज़ इसमें। दूसरी चीज़, जब भी हम, ठीक है, इन इक्वेशंस को, ठीक है, एप्लीकेबल करेंगे किसके ऊपर, अपनी, ठीक है, टू डायमेंशन मोशन के अंदर, जब टू डायमेंशन मोशन के ऊपर जाएंगे तो देन वहाँ पे जाके इनकी वैल्यूज़ टोटली चेंज हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है। और जब उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी तो देन उस वैल्यूज़ के ऊपर फिर हमें पता चलेगा कि अगर फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करनी है तो वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या होंगी, अगर हमारे पास जो है
इन ठीक है डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो क्या होगी, और अगर हम किसी बॉडी को अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो देन उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी। देन वो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अंडर द ग्रेविटी के हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी के हैं, उन दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ पे लीनियरली हमने तो देखी, अब हम कहते हैं कि हमारे पास अंडर द ग्रेविटी क्या होंगी। ठीक है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अंडर द ग्रेविटी अगर हम उनको देखना चाहेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी कि हमारे पास थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था तो ए को रिप्लेस कर देंगे जी और टी। ये अंडर द ग्रेविटी है, ये याद रखना कि डाउनवर्ड मूव कर रही है कोई बॉडी, किधर मूव कर रही है, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात करेंगे तो याद रखना किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो देन यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस जी टी हो जाएगा। क्यों, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो देन ये जो जी की वैल्यू है ये नेगेटिव होगी। इसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बॉडी को आप भेजते हैं तो देन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अब हम अंडर द ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो जब अंडर द ग्रेविटी की बात करते हैं तो देन अंडर द ग्रेविटी तो फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और ये भी याद रखना है उसकी वैल्यू जो होती है वो जी की वैल्यू 9.8 ms-2 होती है। अगर इसी को हम ठीक है देखें तो हमारे पास ये होती है 980, ठीक है, cm-2, ठीक है। नाइन 80, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इसको देखें फीट में तो ये आएगी जी इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये तीनों जी की वैल्यू हैं जिनको आपने यहाँ पे याद रखना है। ये भी एमसीक्यूज़ के ऊपर आपसे पूछी जाती हैं। अब दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास इसी तरह सेकंड इक्वेशन की बात करें तो एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ जी टी की जगह ए टी की जगह क्या आ जाएगा जी टी स्क्वायर। और अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात करेंगे, ठीक है, तो देन क्या आ जाएगी वी आई टी माइनस, ठीक है, हाफ या माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका 2 इधर है 1/2 जी टी स्क्वायर, इसका इधर भी लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए 1/2 जी टी स्क्वायर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन को अगर लिखेंगे तो 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और अगेंस्ट लिखेंगे तो -2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, इन दोनों को हमने देख लिया कि अगर हम अंडर द ग्रेविटी किसी चीज़ को मूव करवाएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, और अगर हम किसी चीज़ को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करवाएंगे तो देन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। याद रखना जो भी बॉडी जो है फ्री फॉल कर रही होगी, जो भी बॉडी क्या कर रही होगी, फ्री फॉल कर रही होगी, किधर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स अर्थ, ऊपर से उठा के हमने फेंका किधर, नीचे की तरफ, वैल्यू ऑफ जी जो होगी हमारे पास उस वक्त, ठीक है, कि उस वक्त इसके ऊपर जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ज़ीरो होगी या नन ऑफ दीज होगी। तो याद रखना है आपके पास जब भी हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स दी अर्थ करेंगे तो वो तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ठीक है हमारे पास इसी तरह अगर अगेंस्ट दी अर्थ करेंगे तो हमारे पास हमने क्या कहा था, नेगेटिव होगा। सेम एज अगर वो बॉडी फ्री फॉल हो, वो बॉडी क्या हो जाए, फ्री फॉल हो, तो देन हमारे पास जो है उसके ऊपर
फ्री फॉलिंग के ऊपर जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू हो गया वो कांस्टेंट हो जाएगी, और जब ग्रेविटी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो दैन एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो बॉडी फ्री फॉल करेगी, और जब बॉडी फ्री फॉल करेगी तो दैन बॉडी वेट लेसनेस की सूरत में नीचे आएगी, ये ध्यान में रखना है। और वो हमारे पास जो है जन उसका वेट क्या होगा, ज़ीरो का, वो भी हम 5th चैप्टर में जाके स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अगर हमें देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, कहता है इस पे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है ना कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसने एक्सप्लेन की थी, ये जहन में रखना है। सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जिसने बात की थी उसका नाम हमारे पास क्या है, गलीलियो। गलीलियो इज अ साइंटिस्ट, कि गलीलियो वो साइंटिस्ट था विच एक्सप्लेन, जिसने एक्सप्लेन किया था किसको, इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो ये हमारे पास ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इसके अंदर हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी हम देखेंगे तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो है लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। आपने कोशिश करनी है कि हर वीडियो को देखना है, उसके ऊपर कोई आपको क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट होता है तो आप इजीली फील करके आप कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और लाइक भी करें इसको और शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।